मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का रिटर्न टेस्ट 100 अंक का होता है जीडी के लिए, और टेक्निकल के लिए 200 नंबर का होता है। उसका जब रिजल्ट आता है तो वो होता है कि क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज, या तो दो शब्द लिखने को मिलेंगे, क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज या फिर नॉट क्वालिफाइड। आपको आपके रिजल्ट में यही सिर्फ दो शब्द देखने को मिलेंगे। फिर जब ये यदि आपको नॉट क्वालिफाइड हो गए तो आप वहां से इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। लेकिन यदि आप क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज आपके रिजल्ट में शो होता है तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिजिकल टेस्ट के दो चरण होते हैं, पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा फिजिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों ही चरण पुलिस चयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां यदि सिलेक्शन हो गया उसके बाद आप 90% आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिर्फ 10% बचता है मेडिकल का, और वो मेडिकल में भी लगभग सभी पास हो जाते हैं। 1 या 2% का इश्यू है। मैं उन 1 या 2% को भी फेल नहीं होने देना चाहता हूं। अब हम बात करेंगे कि जो फिजिकल टेस्ट के लिए जब आपको द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाता है तब आपके साथ वहां क्या होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, किस किस डॉक्यूमेंट की जांचें होती है, उसके बाद आपके जो फिजिकल के कौन कौन से चरण किस क्रम में होते हैं, और फिजिकल कहां कहां होना है। टेस्ट एग्जाम के रिजल्ट में यदि आपके क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज लिखा आता है तो आपको फिजिकल के लिए, इसका मतलब होता है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया है। जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो उसमें आपके फिजिकल की डेट और प्लेस दोनों बताया जाता है। अब आपके जब वहां इस डेट पे जो बताया गया है और स्थान पे पहुंचते हैं तो वहां आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है और क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए मैं बताता हूं। सबसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सर्वप्रथम एक पहचान पत्र लेके जाना होगा, आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है, फोटो लेके जाना है। लगभग 10 फोटो लेके जाइएगा, चाहे उनको 1 लगे 2 लगे या जितनी भी लगे। लेकिन इस फोटो में एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो वहां फोटो लगाते हैं ना, वही फोटो रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसमें नेम और डेट लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब अपन फॉर्म भरते हैं तब भी नेम और डेट वाली फोटो लगाते हैं, तो वही फोटो लगाना है। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा डॉक्यूमेंट होता है बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट में जो जन्म दिनांक लिखा होता है वही उसको बर्थ सर्टिफिकेट मान के आपकी आयु की गणना की जाती है। तीसरा है क्वालिफिकेशन। चूंकि यह भर्ती 8वीं 10वीं के आधार पर होती है तो जिन लोगों का फॉर्म 8वीं के बेस पे भरा गया है वो 8वीं, और जो उनका 10वीं या 12वीं बेस पे भरा गया है वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट रखे। इससे ज्यादा मार्कशीट यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जबरन कागजों का वेस्ट है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है 8वीं 10वीं 12वीं, यदि इससे ज्यादा आपने क्वालिफिकेशन रखी है तो आप जब ज्वाइनिंग देने मूल इकाई में जाएंगे तब वहां आप इसकी प्रतिलिपियां लगाइएगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हमारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, आपको वो लेके जाना चाहिए। और ये इसमें विशेष ध्यान रखना है कि वो स्वयं का होना चाहिए। कई बार हम पिताजी के स्थायी निवास को ले जा लेते हैं, वो मान्य नहीं होगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या EWS के व्यक्ति हो, तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना अति आवश्यक है। रोजगार पंजीयन, रोजगार पंजीयन भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार नहीं हुआ था तो लोगों को वापस करा जा रहा था, लेकिन फॉर्म भी सबमिट करते समय आपसे रोजगार पंजीयन मांगा जाता है। यदि आप लोगों का रोजगार पंजीयन उस समय डेड था तो भी अभी आप उसको जीवित करा ले। उसका रजिस्ट्रेशन आईडी तो सिर्फ वही रहती है, उसको तो सिर्फ रिन्यू करते हैं, तो उसको जीवित करवा ले। यदि नहीं हो तो जीवित चाहिए होगा। उसके बाद यदि आपने फॉर्म सबमिट करते समय एज लिमिट का लाभ लिया है, किसी अन्य नौकरी में थे जिसके कारण आप यहाँ आए हो, एज लिमिट का, नगर सैनिक नगर सैनिक वाले आते हैं तो उन लोगों को उसका प्रमाण पत्र चाहिए, कम से कम 3 वर्ष सेवा का। यदि आपने इस बार एक नियम आया है कि NCC सर्टिफिकेट और अन्य किसी बहुत सारे दिए हैं, इनमें से यदि आपके पास कुछ है तो आपको
अतिरिक्त अंक जो आपके प्राप्तांक होंगे ना रिटर्न टेस्ट के, उसके 5% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। उसके लिए आपको आपका जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अब आते हैं, हम अगली बात करते हैं कि यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपने बच्चों का उल्लेख किया है तो आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र की यहां पे आवश्यकता पड़ेगी। और एक और इंपॉर्टेंट, यदि आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको जो है आपके गृह निवास से आपका जो द्वितीय चरण का टेस्ट का स्थान है वहां पे आवागमन हेतु भुगतान किया जाएगा, यात्रा भुगतान। उसके लिए आपके पास बैंक पासबुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी और वैलिड टिकट होना चाहिए। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा और आपकी डिस्टेंस जो होगी वहां से आपके घर की, उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। अब हमने बात कर ली पूरे डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या चाहिए होता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पूर्ण होंगे, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाते हैं तो आपको प्रक्रिया के अगले चरण के लिए भेज देंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। लेकिन यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो आपको यहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब फिजिकल कैसे होता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हो तो एक 20 लोगों का समूह, ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं, 20 लोगों के समूह को सबसे पहले भेजेंगे रनिंग के लिए। इसमें आपके एक चिप लगा देंगे आपके पैर में। आपको 800 मीटर रनिंग करना होगा, ग्राउंड के 2 राउंड लगाने होंगे। फिर आपके जितने अंक होंगे उस पर आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे। ठीक है कि हाँ मैंने चिप लगाया, 800 मीटर की रनिंग पूरी करी, और जो भी टाइम आएगा उस पर आपके सिग्नेचर होंगे पहला। इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा आपको। इसमें एक चांस मिलेगा, 40 नंबर मिलेंगे। इसमें 2 चांस मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे, 30 नंबर मिलेंगे। 3 चांस इन द सेंस, यदि आप एक बार फेल भी हो जाते हैं तो आपको 3 बार फिर कूदने को मिलेगा। जो मैक्सिमम होगा वो आपका सिलेक्शन, मतलब वो आपके अनुसार मान लिया जाएगा। तीसरा इवेंट है गोला फेंक। इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, 30 अंक मिलेंगे। जितना मैक्सिमम दूरी आप फेंकोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये होगी बात हमारी फिजिकल की, कि फिजिकल आप लोगों ने इन 100 अंक में से जितने भी नंबर लिए हैं, 100 नंबर का पेपर हुआ फिजिकल का, इसमें से आपने जितने भी नंबर लिए हैं यह पुलिस मुख्यालय पीईबी को भेज देगा। अब पीईबी आपके जो रिटर्न टेस्ट के 100 नंबर में से जो आपने लिए हैं और ये फिजिकल के 100 नंबर जो लिए हैं, इनको जोड़कर आउट ऑफ 200 में से जो भी आपने अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन करेगा, मेरिट लिस्ट जारी करेगा। वो मेरिट लिस्ट में जितने लोगों का नाम आएगा वो मेरिट लिस्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय आपने जो फॉर्म भरते समय अपनी मूल इकाई निर्धारित, अपनी चॉइस दी है, उसके अकॉर्डिंग आपके पद की संख्या के अनुसार आपको वह वो मूल इकाई आवंटित करेगा। और मूल इकाई आवंटित करके उस मूल इकाई को एक लेटर जारी कर देगा, और वो मूल इकाई फिर वहां से एक लेटर जारी करके आप लोग तक भेजेगी, और आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और आपका मेडिकल संबंधित जिला स्तर के चिकित्सालय में होगा। मेडिकल में क्या होता है कि मुख्यतः एक सब इंस्पेक्टर या सूबेदार रैंक का अधिकारी आपके साथ होता है, जो आपको जिला अस्पताल लेकर जाएगा। वहां आपका सबसे पहले हाइट, चेस्ट, वेट, नौकनी, फ्लैट फुट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और कलर विजन का जांच होगी। ईसीजी भी होती है कहीं कहीं। तो इन सब जांचों के बाद मेडिकल में यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको जॉब पे रख लेंगे और आपको आगे की यात्रा के लिए ट्रेनिंग सेंटर भेज देंगे। यदि आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये आपकी फॉर्म कैसे भरा, फॉर्म भरने के बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद मेडिकल हो गया।
मेडिकल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेकर ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया। अब बारी आती है कि आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। ज्यादा सैलरी के बारे में विस्तृत नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। पुलिस परिवार में आने के बाद सब पुलिस विभाग में सबसे कम सैलरी मिलती है। इससे ज्यादा सैलरी हर विभाग में, पुलिस विभाग में सबसे कम सैलरी मिलती है। लेकिन आप इसका पछतावा ना करें, क्योंकि पुलिस विभाग में आपको एक ऐसा दिव्य वस्त्र मिलता है जिसकी बराबरी कोई विभाग नहीं कर सकता। जो ये खाकी जब आप पहन लेते हो ना, तो कर्ण का जो सुरक्षा कवच है ना, उस टाइप से ये मध्य प्रदेश पुलिस परिवार की जो वर्दी मिलती है आप लोगों के लिए सुरक्षा कवच है। इसलिए इसमें जितनी भी तनख्वाह मिलती है पर्याप्त मिलती है, आप अपना परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के जो पद के लिए जो सैलरी मिलती है उसमें बेसिक पे होता है 19,500 और इसमें 42% डेयरनेस अलाउंसमेंट मिलता है। यदि इसको ऐड कर देते हैं तो हमारी नेट सैलरी हो जाती है 27,690। लेकिन इसमें कुछ कटौतियां होती है। कटौतियां एनपीएस 10% कटौती हो जाएंगी, 2770 रुपए लगभग। प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा 208 रुपए और जीआईएस जनरल इंश्योरेंस टैक्स कट जाएगा 200 रुपए। यदि इन सबको मिला ले तो 3,177 रुपए आपका कट जाएगा इसमें से। तब आपकी पहली सैलरी बनती है 24,513 रुपए। लेकिन इससे पहले एक सरकार आई थी, उनने एक नियम निकाला था कि जो कर्मचारी नियुक्त होंगे पीएससी से नीचे, उनकी प्रथम तनख्वाह 70% प्रथम ईयर की, दूसरे ईयर की तनख्वाह 80% और तीसरी ईयर की 90% होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो जब आप पुलिस भर्ती हो गए और वर्तमान नियम के अनुसार यदि आपको तनख्वाह मिली तो आपकी पहली तनख्वाह होगी 17,160 रुपए। इससे ज्यादा आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप लोगों को मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि